नमस्कार मित्रों, देसी ट्यूशंस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं 9th स्टैंडर्ड महाराष्ट्र बोर्ड न्यू सिलेबस साइंस का 12th चैप्टर, जिसका नाम है स्टडी ऑफ साउंड। ये इसका दूसरा वीडियो है। आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भरपूर शेयर कीजिए। कुछ डाउट्स हो तो नीचे कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप मेरे दूसरे वीडियोस देखना चाहते हैं तो मैंने उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर की है, वहाँ पर जाकर आप मेरे दूसरे वीडियोस भी देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पिछले वीडियो में हमने यहाँ तक देखा था, अभी आगे बढ़ते हैं। थिंक द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ऑक्सीजन गैस O2 is 32 while that of hydrogen gas H2 is 2. Prove that under the same physical conditions the velocity of sound in hydrogen is 4 times that in oxygen. देखिए, हमने देखा है कि मॉलिक्यूलर वेट का क्या परिणाम होता है वेलोसिटी पर। वेलोसिटी ऑफ साउंड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, तो इसी का एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देखिए, वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ मॉलिक्यूलर वेट। तो देखते हैं, वेलोसिटी इन हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय वेलोसिटी इन ऑक्सीजन इज इक्वल टू, देखिए ये उल्टा आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ऑक्सीजन अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, क्योंकि 1 अपॉन है ये। तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ऑक्सीजन क्या होगा, 32 डिवाइडेड बाय 2, ये स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट ऑफ 16 इज इक्वल टू 4, यानी वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन विल बी 4 टाइम्स दैट ऑफ sound in velocity of oxygen. Velocity of sound in oxygen is 1/4 that of velocity of sound in hydrogen. यानी velocity of sound in hydrogen is 4 times that of velocity of sound in oxygen. ठीक है, चलिए, at similar physical conditions. For a fixed temperature, the velocity of sound does not depend upon pressure of the gas. Pressure पर ये depend नहीं करता। Audible, infra and ultrasound, 3 तरह के होते हैं, उनका देखते हैं। The limits of hearing of the sound human ear are 20 Hz to 20,000 Hz. देखिए, हम जो human ear जो होता है, हमारा जो कान होता है, वो 20 Hz से लेकर 20,000 Hz के फ्रीक्वेंसी तक की रेंज के साउंड सुन सकता है। 20 हर्ट्ज से कम अगर फ्रीक्वेंसी हो तो नहीं सुन सकता, 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा हो तो भी नहीं सुन सकता। दैट इज द ह्यूमन ईयर कैन हियर साउंड्स ऑफ फ्रीक्वेंसीज इन दिस रेंज। दीज साउंड्स आर कॉल्ड ऑडिबल साउंड्स। इनको सुनाई देने वाले आवाज़ कहा जाता है। ऑडिबल यानी सुनाई दे सकने वाले। आवर ईयर्स कैन नॉट हियर साउंड्स ऑफ फ्रीक्वेंसीज लोअर दैन 20 हर्ट्ज एंड हायर दैन 20,000 हर्ट्ज, दैट इज 20 किलो हर्ट्ज। हमारा कान जो है वो 20 हर्ट्ज से कम फ्रीक्वेंसी वाला आवाज़ सुन नहीं सकता, और 20,000 हर्ट्ज यानी 20 किलो हर्ट्ज से ऊपर वाला फ्रीक्वेंसी का साउंड भी हियर नहीं कर सकता। साउंड विथ फ्रीक्वेंसी स्मॉलर दैन 20 हर्ट्ज इज कॉल्ड इंफ्रा साउंड। 20 हर्ट्ज से कम फ्रीक्वेंसी वाले साउंड को क्या कहते हैं, इंफ्रा साउंड। और the sound produced by a pendulum and sound generated by vibrations of the earth's crust just before an earthquake are examples of such sounds. देखिए, क्या होता है कि पेंडुलम जो जब हिलता है उसका जो आवाज़ होता है वो 20 हर्ट्ज से कम होता है, तो वो भी हमें ठीक से सुनाई नहीं देता। और जो अर्थक्वेक होता है उससे ठीक पहले 1-2 सेकेंड पहले ही जो अर्थ क्रस्ट के वाइब्रेशंस होते हैं उसमें से जो साउंड निकलता है वो भी 20 हर्ट्ज से कम होता है, वो भी सुनाई नहीं देता। लेकिन जो प्राणी होते हैं जैसे कुत्ते वगैरह होते, कुत्ते बिल्ली, उनको सुनाई देता है, वो आवाज़ होता है। तो आपने देखा होगा, ये आपको पता भी होगा, यूट्यूब पर डाल के आप देख सकते हैं कि डॉग्स रिएक्शन टू अर्थक्वेक, ऐसा टाइप कीजिए तो आपको कई सारे वीडियो क्लिप्स मिलेगी जिसमें आपको दिखाई देगा कि अर्थक्वेक यानी ज़मीन हिलने से 1-2 सेकेंड पहले ही कुत्ते अगर घर के अंदर है तो वो बाहर भाग जाते हैं, क्योंकि उन्हें पहले ही पता चलता है, उनका कान सुन सकता है 20 हर्ट्ज से कम वाला साउंड।
Sound waves with frequency greater than 20 kilohertz, that is 20,000 hertz, are called ultrasound. 20,000 hertz से ज़्यादा वाला जो साउंड होता है उसे अल्ट्रासाउंड कहते हैं. The dog, mouse, bat, dolphin, etc. have a special ability to hear ultrasonic sounds. ये सब जो पशु होते हैं उनमें कैपेसिटी होती है अल्ट्रासाउंड सुनने की, अल्ट्रासोनिक साउंड्स. Thus they can sense some noise which are inaudible to us. Children under 5 years of age and some creatures and insects can hear waves with frequency up to 25 kilohertz. बच्चे जो होते हैं 5 साल से छोटे वाले और कुछ प्राणी पक्षी कीटक वगैरह जो होते हैं वो 25 किलोहर्ट्ज तक आवाज़ सुन सकते हैं, यानी 25,000 हर्ट्ज तक. बैट्स, माइस, डॉल्फिन्स एट्सेट्रा कैन ऑल्सो प्रोड्यूस अल्ट्रासाउंड. ये जो है बैट्स वगैरह, माइस, डॉल्फिन्स, ये अल्ट्रासाउंड आवाज़ प्रोड्यूस भी कर सकते हैं अपने मुंह से. अ पीप इनटू द पास्ट. द इटालियन साइंटिस्ट स्पालांजानी was the first to discover a special mechanism present in bats. बैट्स में एक मैकेनिज्म होता है अल्ट्रासाउंड मैकेनिज्म, वो ढूंढने वाला इटालियन साइंटिस्ट स्पालांजानी था उसका नाम. ही कवर्ड वेरियस ऑर्गन्स ऑफ बैट्स लाइक द आईज, ईयर्स, नोज एट्सेट्रा. उसने कई सारे प्रयोग किए. पहले उसने बैट्स के आंखें बंद की, फिर कान बंद करके देखा, फिर नाक बंद करके देखा. उन्हें अंधेरे में कैसे वो आगे बढ़ते हैं बिना टकराए वो स्टडी करने के लिए. वन बाय वन अलाउड देम टू फ्लाई इन द डार्क, thereby discovering how can they fly easily in the dark. उसे ये पता करना था कि वो अंधेरे में कैसे बिना टकराए किसी चीज़ से कैसे वो उड़ सकते हैं. तो उसने एक बार कान बंद करके देखे, एक बार नाक बंद करके देखे, एक बार आंखें बंद करके देखी. He found that the bats with their ears covered began to collide with whatever came in their path. फिर उसने देखा कि जिन बैट्स के कान ढके हुए हैं वो बिना टकराए नहीं ट्रैवल कर सकते अंधेरे में, वो टकराते हैं. Even though their eyes were open, उनकी आंखें तो खुली थी लेकिन वो उनके कान ढके हुए थे, तो वो अंधेरे में टकरा कर चल रहे थे, उड़ रहे थे. They were of no use to bats. तो आंखों का तो कोई उपयोग नहीं हो रहा था उनको. He thus discovered that their ability to fly in the dark depends on their ears and not eyes. तो उसने ये पता किया उससे कि उनका जो अंधेरे में उड़ने की कैपेसिटी है वो कानों से है, आंखों से नहीं है. The ultrasonic sound produced by bats gets reflected on by hitting an obstacle. वो अल्ट्रासाउंड मुंह से आवाज़ निकालते हैं अल्ट्रासोनिक साउंड, वो आगे जहाँ पर अगर रुकावट है तो वहाँ पर रिफ्लेक्ट होकर वापस आता है और वो अपने कानों से वो सुन लेते हैं वो वेव्स को. उससे उन्हें पता चलता है कि कितने दूरी पर ऑब्स्टेकल है. दिस रिफ्लेक्टेड साउंड इज रिसीव्ड बाय देयर ईयर्स एंड दे कैन लोकेट द ऑब्स्टेकल एंड एस्टिमेट इट्स डिस्टेंस इवन इन द डार्क. इससे वो अंधेरे में भी पता कर सकते हैं सामने क्या रुकावट है. यूजेस ऑफ अल्ट्रासोनिक साउंड. फर्स्ट, फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन शिप्स एट सी. दो जहाज़ों के बीच में आगे वाला जहाज़ कितने अंतर पर है या फिर कहाँ पर है वो पता करने के लिए अल्ट्रासोनिक साउंड का यूज़ किया जाता है. फिर टू जॉइन प्लास्टिक सरफेसेस टुगेदर. प्लास्टिक के दो सरफेसेस को एक दूसरे से जॉइन करने के लिए अल्ट्रासोनिक साउंड यूज़ किया जाता है. फिर टू स्टरलाइज लिक्विड्स लाइक मिल्क बाय किलिंग द बैक्टीरिया इन इट सो दैट द मिल्क कीप्स फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन. दूध में जो बैक्टीरिया होते हैं जो दूध को खराब करते हैं उन दूध में से क्या किया जाता है, वो अल्ट्रासोनिक साउंड पास किया जाता है, तो उस वाइब्रेशन से उसमें बैक्टीरिया मर जाते हैं और दूध स्टेरिलाइज हो जाता है और वो लंबे समय तक अच्छा रहता है. फिर इकोकार्डियोग्राफी विच स्टडीज हार्ट बीट्स इज बेस्ड ऑन अल्ट्रासोनिक वेव्स, दैट इज सोनोग्राफी टेक्नोलॉजी. इकोकार्डियोग्राफी यानी क्या, सीने पर वो इंस्ट्रूमेंट्स रखे जाते हैं और हार्ट बीट्स को देखा जाता है. इकोकार्डियोग्राफी, कार्डियो यानी हार्ट, ग्राफी यानी ग्राफ निकालने वाला, और इको यानी इको से. तो सोनोग्राफी आपको पता है, सोनोग्राफी वगैरह वो अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स से
ही किया जाता है। टू ऑब्टेन इमेजेस ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स इन ह्यूमन बॉडी, हमारे शरीर के भीतर जो भी ऑर्गन्स है अंदर, उनका क्या कुछ प्रॉब्लम है क्या ऐसा है स्ट्रक्चर, वो इमेज ऑब्टेन करने के लिए अल्ट्रासाउंड टेक्निक यूज की जाती है। इन इंडस्ट्री टू क्लीन इंट्रिकेट पार्ट्स ऑफ मशीन्स वेयर हैंड्स कैन नॉट रीच, कुछ मशीन्स में कुछ बारीक बारीक हिस्से होते हैं, वहाँ पर हमारा हाथ या जो भी ब्रश वगैरह है वो नहीं पहुँच पाता, तो उनको क्लीन करने के लिए अल्ट्रासाउंड टेक्नोलॉजीज के उनके वेव्स पास किए जाते हैं ताकि वो वाइब्रेशन से वो रीजन्स जो बारीक है वो भी क्लीन हो जाते हैं। फिर टू लोकेट द क्रैक्स एंड फॉल्ट्स इन मेटल ब्लॉक्स, देखिए एक मेटल ब्लॉक है, अगर मेटल का एक टुकड़ा है तो उसके अंदर कहीं क्रैक्स तो नहीं है, कुछ क्रैक्स वगैरह तो नहीं है, वो पता कैसे किया जाता है, उसमें से अल्ट्रासाउंड पास किया जाता है। अगर वो आगे चला जाता है यानी क्रैक में से वो पास हो रहा है साउंड, लेकिन अगर वो वापस आता है तो इसका मतलब वो क्रैक वगैरह कुछ नहीं है, विदाउट एनी फॉल्ट है। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, मेक टू सफिशिएंटली लॉन्ग आइडेंटिकल ट्यूब्स आउट ऑफ अ कार्डबोर्ड, देखिए कार्डबोर्ड के दो ट्यूब्स बनाई हैं या पाइप्स भी चल सकते हैं दो। सेकेंड, अरेंज देम ऑन अ टेबल इन फ्रंट ऑफ अ वॉल एज शोन इन फिगर 12.2, ये है एक वॉल, उनको उसके सामने ऐसा रखना है, समझ लीजिए यहाँ पर टेबल है तो टेबल पर उन्हें रखना है। Place a clock near the end of one of the tubes and try to hear the ticking of the clock at the end of the other tube by placing your ear there. देखिए यहाँ पर एक ऐसा ट्यूब रखनी है, यहाँ पर उसके मुंह के सामने एक क्लॉक रखना है, एक छोटी घड़ी रखनी है, कांटों वाली, इलेक्ट्रॉनिक नहीं, जिसके कांटों की आवाज़ आनी चाहिए। तो वो टक 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 ऐसा आवाज़ आना चाहिए, और यहाँ पर फिर ये ट्यूब ऐसे ऐसे घुमाकर देखना है कि कहाँ पर घुमाने के बाद आपको क्लियर साउंड सुनाई देता है इस घड़ी का। यहाँ पर कान रखकर ये पाइप ऐसा ऐसा हिलाकर देखना है। फिर एडजस्ट द एंगल्स ऑफ द टू ट्यूब्स स्टिल यू कैन हियर द साउंड वेरी क्लियरली, ये एंगल्स ठीक तरीके से ऐसे एडजस्ट करने हैं ताकि आपको आवाज़ ठीक से सुनाई दे, तब आपको रुकना है। Measure the angle of incidence θ1 and the angle of reflection θ2. Try to see if they are related in any way. देखिए क्या करना है, ये जब आपको आवाज़ क्लियरली सुनाई दे यहाँ से तो ये फिक्स रख देना है, ठीक है। पाइप यहाँ पर ये जहाँ पर ये दो पाइप्स की लाइंस इंटरसेक्ट हो रही है वॉल के ऊपर, उस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर निकालना है यहाँ पर। तो यहाँ पर जितना एंगल होगा, ये θ1 जितना होगा उतना ही θ2 भी होगा, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव। तो ऐसा है, देखिए बीच में अगर नॉर्मल निकालेंगे आप, नॉर्मल यानी परपेंडिकुलर, तो वो सेम एंगल होगा, θ1 इक्वल टू θ2। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव्स। Like light waves, sound waves too get reflected from a solid or liquid surface. Solid या liquid surface से light waves की तरह ही sound waves भी reflect हो जाते हैं। These waves also follow the laws of reflection. जो laws of reflection light के लिए होते हैं वही laws of reflection इनके भी होते हैं sound waves के। A smooth or a rough surface is needed for the reflection of sound. किसी smooth surface से भी sound reflect होता है, rough surface से भी sound reflect हो सकता है। The direction of the incident sound wave and reflected sound wave make equal angles with the perpendicular to the surface and these three lie in the same plane. तो जो ये बीच में से अगर परपेंडिकुलर निकालेंगे इस सरफेस के ऊपर, यानी वॉल के ऊपर परपेंडिकुलर निकालना है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और ये तीनों, ये लाइन, ये परपेंडिकुलर और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये तीनों लाइंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और परपेंडिकुलर, ये एक ही प्लेन में होते हैं हमेशा। यानी एक ऐसा देखिए, ये ऐसा है तो ये ऐसा टेढ़ा नहीं होगा, उसी प्लेन में होगा, एक ही प्लेन में होगा। नेक्स्ट,
गुड एंड बैड रिफ्लेक्टर्स ऑफ साउंड, किन्हें गुड रिफ्लेक्टर कहा जाता है और किसे बैड रिफ्लेक्टर कहा जाता है साउंड का। हाउ मच ऑफ द इंसिडेंट साउंड गेट्स रिफ्लेक्टेड डिसाइड्स वेदर अ रिफ्लेक्टर इज अ गुड और अ बैड रिफ्लेक्टर, कितने परसेंट साउंड वेव्स रिफ्लेक्ट होती है, रिफ्लेक्ट बैक होती है, उससे वो सरफेस क्या वो गुड रिफ्लेक्टर है या बैड रिफ्लेक्टर है वो डिसाइड किया जाता है। अ हार्ड एंड फ्लैट सरफेस इज अ गुड रिफ्लेक्टर while clothes, paper, curtains, carpet, furniture, etc. absorb sound instead of reflecting it and therefore are called bad reflectors. एक हार्ड सरफेस और फ्लैट होना चाहिए, प्लेन फ्लैट सरफेस हार्ड जो है वो एक गुड रिफ्लेक्टर होता है, उससे मैक्सिमम वेव्स जो है वो रिफ्लेक्ट बैक होती है। लेकिन क्लोथ्स जो होते हैं, क्लोथ्स, कर्टन्स होते हैं, पर्दे रूम के, पेपर्स होते हैं, कारपेट जो होते हैं, स्मूथ कारपेट्स होते हैं, या फिर फर्नीचर रखा होता है, टेबल, सोफा वगैरह, वो क्या करते हैं, साउंड वेव्स को एब्सॉर्ब करते हैं। ठीक है, तो वो बैड रिफ्लेक्टर्स है। यूज योर ब्रेन पावर इन द अबव एक्टिविटी, व्हाट विल हैपन इफ यू लिफ्ट वन ऑफ द ट्यूब्स टू सम हाइट। देखिए, अगर आप ये ट्यूब किसी ऐसे टेढ़ी रखते हैं, ये वाली ऐसी है, तो अगर ऐसी रखते हैं तो आपको आवाज़ ठीक से नहीं सुनाई देगी, क्योंकि उसी प्लेन में होना चाहिए, उसी प्लेन सरफेस में होना चाहिए। ठीक है, आपको पॉइंट्स, लाइंस एंड प्लेन्स कंसेप्ट आपको पता है, आई थिंक मैथमेटिक्स में है आपको, ज्योमेट्री में। तो प्लेन क्या होता है, ऐसा एक सरफेस, ठीक है, एक ही प्लेन में होना चाहिए, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस और परपेंडिकुलर। इको, you must have visited an echo point at a hill station. If you shout loudly at such a point, you hear the same sound just after a little while. This sound is called an echo. देखिए, echo यानी क्या, प्रतिध्वनि कहते हैं उसे। प्रतिध्वनि यानी जैसे हमारा प्रतिबिंब होता है, आईने में हम देखते हैं तब हमारा प्रतिरूप दिखाई देता है, वैसे ही साउंड का भी, साउंड वेव्स जब रिफ्लेक्ट होते हैं तब हमें दोबारा आवाज सुनाई देता है। हम एक बार जोर से चिल्लाते हैं तो फिर से वही आवाज हमारे कानों में आ जाती है, तो उसे कहते हैं इको। तो ये हिल स्टेशंस पर वगैरह आप जाओगे तो वहां पर आपको काफी सुनाई देगा, उसे कहते हैं इको। एंड इको इज द रिपीटेशन ऑफ द ओरिजिनल साउंड बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन बाय सम सरफेस। इको कैसे कहते हैं, रिपीटेशन ऑफ ओरिजिनल साउंड बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फ्रॉम सम सरफेस। अगर आपने कुछ आवाज निकाली है तो वही आवाज आपको रिपीट सुनाई दे रही है, क्यों, क्योंकि किसी सरफेस पर टकरा कर रिफ्लेक्ट होकर वो वापस आ रही है, उसके कारण। इन ऑर्डर टू बी एबल टू हियर द ओरिजिनल साउंड एंड इट्स रिफ्लेक्शन डिस्टिंक्टली एट 22 डिग्री सेल्सियस, व्हाट मस्ट बी द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स एंड रिफ्लेक्टिंग सरफेस। देखिए, इसका कुछ है, क्या कारण होता है आपको पता चलेगा। एट 22 डिग्री सेल्सियस द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर इज 344 मीटर पर सेकंड। देखिए, हमारा जो ब्रेन होता है ना, कोई भी आवाज जो हम सुनते हैं वो हमारे ब्रेन में 0.1 सेकेंड तक के लिए उसका ध्वनि रहता है, स्टोर्ड रहता है। 0.1 सेकेंड के लिए हमारे ब्रेन में वो आवाज जो है वो स्टोर रहता है। अगर 0.1 सेकेंड से पहले ही नेक्स्ट दूसरा आवाज आ गया तो हम उसे ठीक से सुनाई नहीं देते, सुन नहीं सकते, क्योंकि पहले से हमारे ब्रेन में आवाज स्टोर किया हुआ है, जिस पर हमारा ब्रेन प्रोसेसिंग कर रहा है, वो आवाज पहचानने का उसका मतलब क्या है, वो प्रोसेसिंग चल रहा है। लेकिन वो 0.1 सेकेंड से पहले ही अगर दूसरा साउंड वेव आ गया तो हमें वो ठीक से पहचान में नहीं आएगा, हम उस साउंड को ठीक से इंटरप्रेट नहीं कर पाएंगे। तो अगर साउंड रिफ्लेक्ट होकर 0.1 सेकेंड से पहले ही हमारे कानों में गूंज पहुंच रहा है तो हम उस इको तो आएगा यानी हो रहा है रिफ्लेक्ट होकर, लेकिन हम उसे एहसास नहीं कर पाएंगे, वी विल नॉट बी एबल टू एक्सपीरियंस इट। तो हमें हमारे ब्रेन को समझ में आने के लिए इको अलग से दो साउंड सुनाई देने के लिए, साउंड का रिफ्लेक्शन अलग से सुनाई देने के लिए, जो हमारा ओरिजिनल साउंड है और वही रिफ्लेक्ट बैक होकर आने के बाद जो आ रहा है साउंड, उसमें 0.1 सेकेंड से ज्यादा का टाइम होना चाहिए। ठीक है, तो thus
For us to be able to hear a distinct echo, the sound should take more than 0.1 second after starting from the source to get reflected and come back to us. तो क्या होना चाहिए? अगर हम चाहते हैं कि हमें एक डिस्टिंक्ट इको सुनाई दे, हमारा जो आवाज़ प्रोड्यूस्ड है और उसके बाद ठीक से हमारा अलग से उसका इको सुनाई देना चाहते हैं हम, तो दो साउंड्स में 0.1 सेकेंड से ज़्यादा का फर्क होना चाहिए टाइम का. ठीक है. Thus we can determine the minimum distance between the source and the reflecting surface as follows. हमें पता है डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम. तो स्पीड कितनी है? 22 डिग्री सेल्सियस पर 344 है, 344 मीटर पर सेकंड इंटू टाइम 0.1 सेकंड. तो 34.4 मीटर डिस्टेंस साउंड वेव ट्रैवल करने के बाद जब आएगी हमारे यहाँ, तब हम डिस्टिंक्ट इको सुन पाएंगे. अगर 34.4 मीटर से कम डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है साउंड वेव, तो इसका मतलब क्या हो गया कि हम इको नहीं सुन पाएंगे. तो 34.4 मीटर डिस्टेंस जाना और आना, ये दोनों मिलकर इनका एडिशन करने के बाद 34.4 मीटर होना चाहिए. यानी रियल डिस्टेंस कितने दूरी पर होना चाहिए ऑब्स्टेकल जहां से रिफ्लेक्ट होंगे साउंड वेव्स, वो होंगे इसके हाफ, यानी 17.2 मीटर्स. यानी मिनिमम 17.2 मीटर्स के डिस्टेंस पर अगर कोई ऑब्स्टेकल है और हम यहाँ से चिल्ला रहे हैं, तो वहां पर टकरा कर वापस हमें इको सुनाई देगा. ठीक है. अगर 17.2 मीटर से कम डिस्टेंस है तो हमें इको नहीं सुनाई देगा, उससे ज्यादा होना चाहिए. Thus, to be able to hear a distinct echo, the reflecting surface should be at a minimum distance of half of the above, that is 17.2 meter. As the velocity of sound depends on the temperature of air, this distance depends on the temperature. तो velocity of sound जो है वो temperature पर dependent है, हमने देखा है. तो ये भी जो distance है वो भी temperature के अनुसार बदलती रहती है distance. ठीक है. To hear the echo distinctly, will the distance from the source of sound to the reflecting surface be same at all temperatures? Explain your answer. जी नहीं, मैंने अभी अभी बताया आपको सेम टेम्परेचर सेम नहीं होगा, अलग अलग टेम्परेचर्स पर अलग अलग डिस्टेंस होगा. ठीक है. तो ऐसा है, ज्यादा टेम्परेचर पर ज्यादा डिस्टेंस लगेगा. ठीक है. व्हेन इज द रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड हार्मफुल? देखिए, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड हार्मफुल कब होता है? जब साउंड की इंटेंसिटी काफी ज्यादा हो, लाउड साउंड हो और मल्टीपल रिफ्लेक्शंस अगर हो रहे तो हमारे कानों के लिए वो हार्मफुल होता है. साउंड इन द सराउंडिंग्स, साइंस इन द सराउंडिंग्स. इको कैन बी हर्ड मल्टीपल टाइम्स ड्यू टू कंटिन्यूअस और मल्टीपल रिफ्लेक्शंस. एक से ज्यादा बार भी इको हमें सुनाई दे सकता है. कब? अगर मल्टीपल रिफ्लेक्शंस हो रहे हैं तो. द गोल घुमट एट विजापुर इन कर्नाटक इज एन एक्सीलेंट एग्जाम्पल ऑफ दिस. ये जो गोल घुमट है विजापुर में, कर्नाटक में, तो वहां पर अगर आप जाओगे तो एक बार अगर आप चिल्लाओगे तो 4, 5, 6, 7 बार आपको आपका आवाज का इको सुनाई देगा. Reverberation. Compare the two cases. Go to an empty closed house with your friends. Once inside, chat with your friends. Note what you sense. दो केसेस बताए हैं. पहली केस है, आपको एक एम्प्टी घर में, खाली घर में जाना है जहां पर कुछ फर्नीचर नहीं है, कुछ नहीं है. वहां पर जाना है और आपको अपने मित्रों के साथ बातें करनी है. तो क्या आपको एहसास होगा? तो क्या होगा? आपको इको सुनाई देगा, कई सारे आवाज गूंजेगी आवाज. और दूसरी केस है, क्लोज द डोर्स एंड विंडोज ऑफ योर हाउस एंड स्विच ऑन द म्यूजिक सिस्टम. इंक्रीज द लाउडनेस ऑफ द सिस्टम एज मच एज पॉसिबल. नोट व्हाट यू सेंस. देखिए, आपने घर के सारे खिड़की दरवाजे बंद कर दिए और आपने गाने लगवा दिए म्यूजिक सिस्टम पर वगैरह कहीं पर भी, और फुल वॉल्यूम कर दिया, तो क्या होगा? आपको बहुत तेज आवाज सुनाई देगी. कई बार आपके टॉलरेंस के आप भी आगे चली जाएगी. अगर आप छोटे रूम में सुन रहे हैं इतना बड़ा आवाज, तो आपको कानों के लिए हार्मफुल भी हो सकता है. क्यों? क्योंकि
ये सारे साउंड वेव्स जो प्रोड्यूसर है स्पीकर में वो वहीं के वहीं कैद हो चुके हैं और वो मल्टीपल बार रिफ्लेक्ट होकर बहुत ज़्यादा इंटेंस हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये देखिए ऐसा। जब हम खिड़कियां दरवाजे खुले रखकर स्पीकर चलाते हैं तो वो आवाज साउंड वेव्स बाहर चली जाती है, तो इतना हमें सुनाई नहीं देता इंटेंसिटी। Sound waves get reflected from the walls and roof of a room multiple times. कोई भी sound waves जो है वो किसी भी रूम के दीवारों से या छत से कई बार रिफ्लेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, this causes a single sound to be heard not once but continuously. तो इससे एक ही साउंड केवल एक बार नहीं बार बार सुनाई देता है कंटिन्यूअसली। दिस इज कॉल्ड रिवर्बरेशन, इसे कहा जाता है रिवर्बरेशन, इस इफेक्ट को रिवर्बरेशन कहा जाता है। द टाइम बिटवीन सक्सेसिव रिफ्लेक्शंस ऑफ अ पर्टिकुलर साउंड वेव रीचिंग अस बिकम्स स्मॉलर एंड the reflected sounds get mixed up and produce a continuous sound of increased loudness which cannot be deciphered clearly. क्या होता है, अगर कंटिन्यूस सक्सेसिव रिफ्लेक्शंस होते जा रहे हैं, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, या एक पहला रिफ्लेक्शन, दूसरा रिफ्लेक्शन, तीसरा रिफ्लेक्शन, चौथा रिफ्लेक्शन, ऐसे एक ही साउंड वेव्स के कई सारे रिफ्लेक्शंस हो रहे हैं और ऑफ कोर्स एक छोटी रूम है और 0.1 सेकेंड से कम टाइम के भीतर वो रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, तो हमें मल्टीपल साउंड्स सेम सुनाई देंगे और हम उस साउंड को ठीक से क्लियरली समझ नहीं पाएंगे क्योंकि हमारा ब्रेन जो है वो 0.1 सेकेंड के बाद दूसरा साउंड सेंस कर पाता है। तो उसके पहले ही ये साउंड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो उसके कारण हम ठीक से इंटरप्रेट नहीं कर पाएंगे। क्या अगर कोई समझ लीजिए एक बहुत ही बुरा ऑडिटोरियम है जहाँ के साउंड सिस्टम ठीक नहीं है, तो वहाँ पर कोई भाषण दे रहा है, तो कुछ स्थान ऐसे होते हैं, कुछ कुर्सियाँ चेयर्स ऐसे होते हैं वहाँ पर बिल्कुल कुछ भी सुनाई नहीं देता, बस गूंजना ही इको ही सुनाई देता है, आवाज़ क्या बोल रहा है वो व्यक्ति बिल्कुल सुनाई नहीं देता। तो वो क्यों होता है, क्यों, ये रिवर्बरेशन से होता है। डेसिफर्ड कैन नॉट बी डेसिफर्ड, यानी हम उसे समझ नहीं पाते कि क्या बोल रहा है सामने का व्यक्ति। दिस इज द रीजन व्हाई सम ऑडिटोरियम्स और सम पर्टिकुलर सीट्स इन एन ऑडिटोरियम हैव इंफीरियर साउंड रिसेप्शन। तो इसी के कारण कुछ ऑडिटोरियम की साउंड सिस्टम अगर खराब हो गई है, समझो उसकी भी ऑडियो इंजीनियरिंग होती है, ऑडिटोरियम्स बनाने की भी। मूवी थिएटर्स, मल्टीप्लेक्सेस के जो ऑडिटोरियम्स होते हैं वो बनाने की भी इंजीनियरिंग होती है उसके पीछे। अगर वो इंजीनियर ठीक से नहीं है, उसने स्टडी की, तो ये रिवर्बरेशन हो सकता है और मूवी देखते समय आपको कुछ भी सुनाई नहीं देगा, ठीक से डायलॉग सुनाई नहीं देगी, या फिर अगर आप भाषण सुन रहे हैं तो भाषण भी क्या बोल रहा है सामने के व्यक्ति वो ठीक से सुनाई नहीं देगा। दिस इज शोन इन फिगर 12.3। देखिए ये सिंगर है, गाना गा रहा है, ये डायरेक्ट साउंड यहाँ से आ रहा है, फिर पीछे से रिफ्लेक्ट होके, ये लिसनर है यहाँ पर बैठा है, ये पीछे से रिफ्लेक्ट होके वापस आ रहा है, फिर यहाँ पर मल्टीपल रिफ्लेक्शंस हो रहे हैं और यहाँ पर कई सारा अटैक हो रहा है, कई सारे साउंड वेव्स का अटैक हो रहा है उस लिसनर पर, तो वो ठीक से इंटरप्रेट नहीं कर पाएगा उसका कान। हाउ विल यू रिड्यूस रिवर्बरेशन इन पब्लिक हॉल्स और बिल्डिंग्स? रिवर्बरेशन रिड्यूस करने के कुछ तरीके होते हैं, जैसे कर्टन्स लगाए जाते हैं, कर्टन्स से रिफ्लेक्शन काफ़ी कम होता है, या फिर दूसरे साउंड एब्सॉर्बिंग टाइल्स होते हैं। आपने देखा होगा अगर आप थिएटर में गए होंगे, नाट्यगृह हो या क्या कहते हैं मूवी थिएटर हो, वहाँ पर अगर आप वहाँ के वॉल्स देखेंगे तो वहाँ के वॉल्स पर पोरस यानी छेद वाले टाइल्स बिठाए होते हैं। वो क्यों होते हैं? क्योंकि साउंड का रिवर्बरेशन ना हो, रिफ्लेक्शन ना हो, गूंजना कम हो। सोनार इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग का ये शॉर्ट फॉर्म है। साउंड का SO, नेविगेशन का NA और रेंजिंग का R। It is used to determine the direction, distance and speed of an underwater object with the help of an ultrasonic sound waves। देखिए सोनार टेक्नोलॉजी क्या किया जाता है
जहाज जो है समुद्र के ऊपर से जाता है, तो जहाज का समुद्र का तल, समुद्र के नीचे सी बेड जो है कितने डेप्थ पर है वो अगर देखना है, या फिर नीचे कोई ऑब्जेक्ट है पता करनी है, कोई समझे जहाज डूब गया तो वहां कहाँ पर है वो डूबा हुआ, वो ढूंढने के लिए भी इस सोनार टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है। ट्रांसमीटर क्या होता है उसमें, अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स छोड़े जाते हैं। सोनार हैज अ ट्रांसमीटर एंड अ रिसीवर विच आर फिटेड ऑन शिप्स और बोट्स। एक जहाज होता है, उसमें एक ट्रांसमीटर होता है और एक रिसीवर होता है। ट्रांसमीटर क्या करता है, अल्ट्रासोनिक साउंड की वेव छोड़ देता है इस पे नीचे समुद्र में, वो जाती है नीचे नीचे नीचे, और यहाँ पर जहाँ पर टकराती है वहां पर टकरा कर रिफ्लेक्ट होकर वापस आती है, ये रिसीव करता है। ठीक है, ये वेव रिसीव करता है रिफ्लेक्टेड। तो ये ट्रांसमिटेड पल्स है, ये रिफ्लेक्टेड पल्स है, ये पानी के थ्रू जा रही है। तो ये होने के बाद ये टाइम कैलकुलेट किया जाता है, कितना टाइम में ये ट्रैवल कर रहा है। उसके बाद हम डिस्टेंस जो है वो कितना है वो गिन सकते हैं कैलकुलेट करके, यानी कितनी डेप्थ है वो भी गिन सकते हैं। अगर कंटिन्यूअस समझ लीजिए 5 किलोमीटर्स का डेप्थ आ रहा है यहाँ पर रीडिंग में, और अचानक से कुछ मीटर्स की कोई ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, तो ये हाइट पहले ही टकरा कर वापस आएगा साउंड वेव, तो उससे पहले हमें पता चलेगा कि यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है या कोई टीला है, समुद्र के भीतर पर्वत है कोई। ठीक है, उससे हमें पता चलता है। द ट्रांसमीटर प्रोड्यूसेस एंड ट्रांसमिट्स ultrasonic sound waves. These waves travel through water, strike underwater objects and get reflected by them. ये ट्रांसमीटर वेव्स को छोड़ देता है, ट्रांसमिट करता है, फिर नीचे जाकर वो टकरा कर रिफ्लेक्ट होकर वापस आती है, और ये रिसीवर रिसीव करता है उस वेव को, रिफ्लेक्टेड वेव को। द रिफ्लेक्टेड वेव्स आर रिसीव्ड बाय द रिसीवर ऑन द शिप. द रिसीवर कन्वर्ट्स द अल्ट्रासोनिक साउंड into electrical signals and these signals are properly interpreted. तो ये अल्ट्रासोनिक साउंड जो है वो रिसीवर रिसीव करता है, फिर उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है, और वो कंप्यूटर पर इंटरप्रेट करके एनालाइज करके उसका रिपोर्ट बनाया जाता है। द टाइम डिफरेंस बिटवीन द ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन इज नोटेड. This time and the velocity of sound in water gives distance from the ship of the object which reflects the waves. तो ये वाटर में कितने स्पीड से ट्रैवल कर रही है ये हमें पता होता है, कितने स्पीड से ट्रैवल कर रही है वो पता है, और कितना टाइम लगा रही है उससे हम देख सकते हैं कि कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है, उससे हमें पता चलता है कि कितने डेप्थ है। सोनार इज यूज टू डिटरमाइन द डेप्थ ऑफ द सी. समुद्र का गहराई कितनी है वो पता करने के लिए सोनार टेक्नोलॉजी यूज की जाती है। उसके बाद सोनार इज ऑल्सो यूज टू सर्च अंडर वाटर हिल्स, वैलीज, सबमरीन्स, आइसबर्ग, संकन शिप्स एटसेट्रा. अगर कोई जहाज डूबा है तो वो ढूंढने के लिए भी सोनार टेक्नोलॉजी यूज की जाती है। अंडर वाटर हिल्स है, कोई अंडर वाटर पर्वत है समुद्र के नीचे, या फिर कोई वैलीज है, खाइयां हैं, खाई दरी, तो या फिर युद्ध के दौरान कोई सबमरीन पानी के नीचे से ट्रैवल कर रही है, शत्रु की सबमरीन अगर जा रही है तो उसे पता करने के लिए, आइसबर्ग्स है अगर वो पता करने के लिए। ठीक है, ये सोनार टेक्नोलॉजी यूज की जाती है। ठीक है, तो इस वीडियो में यही तक मित्रों। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ बहुत शेयर कीजिए, कुछ डाउट्स हो तो नीचे कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद मित्रों, आपका दिन शुभ जाए।